आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बेटी की शादी हर माँ बाप के जीवन का एक बेहतरीन सपना होता है। वे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, उनकी शादी धूमधाम से करने के अरमान पालने लगते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक व्यक्ति ने, जिसका नाम राजगोपाल है, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने की आस में अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचने की कोशिश की। लेकिन तभी पता चला कि जमीन तो उसकी है ही नहीं। केवल इतना ही नहीं, आसपास में रहने वाले किसी भी इंसान की जमीन पर उसका हक है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बोर्ड ने न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे के पूरे गांव की जमीन को अपना बताया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड खुद को पूरे गांव का मालिक बता रहा है। वक्फ बोर्ड के पूरे गांव के मालिक होने का दावा चौंकाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया था कि जमीन के सारे दस्तावेज उसके पास हैं। लेकिन जब उन्होंने इसे बेचना चाहा तो रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि यह वक्फ बोर्ड का है और इसे बेचने के लिए उन्हें इसकी अनुमति लेनी होगी, एनओसी लेना होगा। तो आज हम इसी वक्फ बोर्ड के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या किसी भी जमीन पर यह बोर्ड अपना मालिकाना हक जता सकती है क्या, या फिर नहीं, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इससे जुड़े एक्ट्स क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आज के ज्ञान ध्यान में तफसील से बात होगी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ें, उससे पहले यह समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। तो वक्फ धार्मिक कारणों के लिए अल्लाह के नाम पे दी गई संपत्ति को कहते हैं। कानूनी दृष्टि से इस्लाम को मानने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा कोई भी चल या अचल संपत्ति मुस्लिम कानून के द्वारा किसी पवित्र धार्मिक कारणों के लिए अगर वो देता है तो उसे वक्फ कहते हैं। अगर और आसान शब्दों में कहें तो किसी भी धार्मिक कारणों के लिए दिया गया कोई दान, ये दान पैसा या संपत्ति हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जाएगा। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। साथ ही एक गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम कबूल करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। अब हम इस पे आते हैं कि वक्फ होता कैसे है। अगर किसी को दान देना है तो वो कैसे होता है। इसके लिए हमें वक्फ एक्ट 1995 में जाना पड़ेगा। उसमें ये बताया गया है कि सर्वेक्षण आयुक्त उसकी जांच करेगा, उस जमीन की, गवाहों को बुलाएगा और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में उस संपत्ति को घोषित कर लेगा, उसको सूचीबद्ध कर लेगा, मेंशन कर लेगा। वक्फ का जो प्रबंधन है एक मुतवली द्वारा किया जाता है, वक्फ के लिए काम करता है, उसके सारे देख रेख को काम करता है, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बड़ा नहीं होता है। उसके ऊपर भी एक पदवी होती है जो कि मुतवली के किए गए कामों को देख रेख करता है, उसके कामों को। अच्छा, ये जो है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक ट्रस्ट के समान है, लेकिन ट्रस्टों को धार्मिक और धर्मार्थ उपयोगों की तुलना में व्यापक उद्देश्य के लिए स्थापित किया जा सकता है। एक स्थापित ट्रस्ट को वक्फ के विपरीत बोर्ड द्वारा भी भंग किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई वक्फ को लेकर और वक्फ स्थापित कैसे होता है। अब ये जिस बोर्ड के अंदर स्थापित होता है उसे कहते हैं वक्फ बोर्ड, जिस पर आज हम बात करेंगे। तो ये है क्या, इसको समझने के लिए हमको वक्फ एक्ट 1954 समझना पड़ेगा, जो कि एक तरह का पहला एक्ट था। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद की शुरुआत हुई थी, लेकिन अधिनियम में कई संशोधन, जैसे कि 1959 में हुआ, फिर 64 में हुआ, 69 में हुआ, 84 में हुआ, क्योंकि कई अड़चने थी इस एक्ट में, इसलिए इसमें संशोधन किए गए। अंत में वक्फ अधिनियम 1995 को 22 नवंबर 1995 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की। जब भी कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। वक्फ का जो काम देखते हैं उसको मुतावली कहते हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसका एक अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल और मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार होते हैं इसके सदस्य।
एक और दिलचस्प बात है वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई कि जब देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त कई मुस्लिम थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी भारत में रह गई थी उसे भी भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। अब हम ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की स्थापना क्यों की गई, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जैगम मुर्तजा। भारत की आज़ादी के बाद ये मसला बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए या बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज उन पर डिस्प्यूट्स रह गए, उनके पेपर्स मिसिंग थे या एकदम जो माहौल बदला उसमें, तो ये डिमांड थी कि भाई इनके जो एप्रोप्रिएशन है या इनका जो मिस एप्रोप्रिएशन है इसके लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो लीगली उसकी देखभाल करे, उसका जो धांधली है वो रोकी जाए या उसमें जो उसका खुर्द-बुर्द होना है वो किसी तरीके से बचाए। अब मसला ये हुआ कि जो बोर्ड थे उसके लिए बाकायदा एक लॉ बने, पहले ब्रिटिश पीरियड में लॉ था लेकिन फिर 1954 में बना, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ, 1995 के आसपास अमेंडमेंट हुआ, तो लॉ बनते रहे और ये रहा कि भाई ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इनका मिसएप्रोप्रिएशन ना हो, इनका मैनेजमेंट ठीक हो, इनका विकास हो, या जो कहीं पड़ी हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है उनका एक प्रॉपर यूज हो जाए, या उनके मान लीजिए किराए पर भी देनी है या लीज पर किसी को देनी है तो उसके लिए एक लॉ हो के बाकायदा, क्योंकि बिक नहीं सकती जो वक्फ की संपत्तियां एक बार वक्फ हो गई तो वो बिक नहीं सकती या ट्रांसफर नहीं हो सकती है या उसका यूजेज चेंज नहीं हो सकता, वो फिर अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है या जो उसका यूजर है का जो एक पर्पज है, मान लीजिए वो चैरिटेबल पर्पज के लिए दी गई है, अलल खैर जिसे हम कहते हैं, तो अलल खैर हो गई, वो खैर के लिए उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब कई तरीके के सवाल हैं जो वक्फ बोर्ड को लेकर उठते हैं कि क्या बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि वक्फ के जो अध्यक्ष हैं उनके किसी भी एक तरफा दावे का कोई कानूनी मूल्य नहीं होगा या मुस्लिम समुदाय को बाध्य नहीं करेगा। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 इसके मुताबिक अगर वक्फ को ऐसा कोई कारण लगता है कि ये संपत्ति वक्फ की है तो बोर्ड उसे नोटिस भेज सकता है, लेकिन नोटिस भेजने से पहले क्या होता है, वक्फ बोर्ड इसकी जांच करवाता है कि साहब वो जो प्रॉपर्टी हमें लग रहा है कि हमारी है वो हमारी है या नहीं। अगर उसे लगता है कि साहब ये प्रॉपर्टी तो हमारी है तो डीएम को वो आदेश देता है कि वो जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसको वो नोटिस दे कि उस पर वक्फ अपना दावा कर रहा है। 30 दिनों के अंदर वो नोटिस उस व्यक्ति के पास पहुंचना होता है। अगर वो माइनर है तो उसके घर में जो भी बड़ा है वो उस नोटिस का जवाब देता है, और फिर अगर उसको लगता है कि हमें इसके खिलाफ अपील दायर करनी है तो वो किसी कोर्ट में नहीं जाता है बल्कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में आता है जो कि वक्फ के अंदर स्थापित है, वक्फ बोर्ड के ही अंदर स्थापित है, और वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जो फैसला देता है वही आखिरी फैसला होता है। इसके बाद ना आप किसी जिला कोर्ट में जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। 2005 में भी एक ऐसा दावा आया था जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा क्लेम कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई और इस मामले को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसमें और भी कई धाराएं हैं जिनको लेकर विवाद उठता है सेक्शन 40 के अलावा। वो धाराएं कौन कौन सी हैं, जैगम मुर्तजा से सुनिए। विवाद तो असल में क्या है कि विवाद एक तो नासमझी के विवाद हैं और विवाद है वो बेईमानी के या संपत्तियों को जबरदस्ती या नाजायज तरीके से कब्जाने के विवाद। 95 का जो एक्ट आया उसमें दो चीजें बड़ी अहम। एक तो ये था कि जो वक्फ संपत्ति है जिनकी आमदनी 5,000 रुपए से ज्यादा, उनका जो टोटल आमदनी है उसका 7% वक्फ बोर्ड को जाएगा, जमा होगा काहे के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो खर्चे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं। ये एक बड़ा भ्रम है लोगों में कि भी सरकार जो है इमामों को तनख्वाह देती है या जो मस्जिदें हैं उनके जो या मदरसों के जो मैनेजमेंट के लिए पैसे देती है वो पैसे वहीं से आते हैं, सर सरकार से नहीं आ रहे। वो अल्टीमेटली उसका मकसद ये था कि वहां से जो आमदनी हो रही है या जहां से ज्यादा आमदनी है और जिन संपत्तियों के से कोई आमदनी नहीं है तो उनमें एक बैलेंस बन जाए और उन सब चीजों का एक मसला हो। अब विवाद सबसे पहला तो ये आता है कि कुछ वक्त है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं या दरगाहों की प्रॉपर्टीज हैं, या मान लीजिए लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट है या इमाम बाड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, दिल्ली में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। अब वो अल्टीमेटली उसमें से लौट के वो उसकी जो आमदनी का हिस्सा वक्फ बोर्ड को चला गया, या जो मुतवल्ली या जो केयर टेकर या जो प्रशासक वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट कर दिए, अब वो उससे खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ना तो वक्फ संपत्ति की देखभाल हो रही है, ना उसका विकास हो रहा है, ना उसका एप्रोप्रिएशन हो रहा है। अच्छा, उस एक्ट में एक चीज और भी है कि भाई बहुत सारे लोगों ने जो जैसे किसी ने दान कर दी कोई या कोई इनकम हो रहा है या ट्रस्ट का कोई फंड है या कहीं किसी उसके एवज में लीज से जो अमाउंट आ रहा है उसका ट्रस्टी भी वक्फ बोर्ड हो गया। अब ये पैसा तो वक्फ बोर्ड के पास जा रहा है लेकिन मिसमैनेजमेंट भी नहीं रुक रहा, संपत्ति का विकास भी नहीं हो रहा है। आपने जैगम को सुना। राज्य सरकार वक्फ की जमीनों का सर्वे करती है। सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये दोनों अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। सरकार सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक सर्वे करती है कि किनके पास कितनी ज़मीनें हैं, उस ज़मीन से कितना टैक्स आ रहा है, उससे इनकी कितनी कमाई हो रही है
और अगर सरकार को लगता है, उनके द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं अफसर्स, उनको लगता है कि इसमें कोई झोल है, तो वो उससे संबंधित व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो विवाद होता है वो विवाद होता है सर्वे के पैसे को लेकर, क्योंकि सर्वे की जो फंडिंग है वो राज्य सरकार की तरफ से की जाती है। कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि किसी भी रिलीजियस सर्वे के लिए गवर्नमेंट अपना पैसा क्यों दे रही है। 2009 की एक रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी वो 4 लाख एकड़ जमीन पर थी, जबकि अब ये 8 लाख एकड़ में फैली है। तो हमारा ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने बड़ी तफसील से कोशिश की कि वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ एक्ट के बारे में जितनी चीजें हैं वो आपके सामने क्लियर कर दें। उन चीजों को भी रखें जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें जरूर भेजें। पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेड्डी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।